आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं उसका संबंध इकोनॉमिक्स से है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का ये टॉपिक है, आरबीआई से संबंधित है। इसको आप एक तरीके से मुद्रा प्रणाली कह सकते हो। आपको जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो कोर्स करवाया जाता है उसमें मुद्रा प्रणाली, बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली एक टॉपिक करवाया जाता है जिसमें आपको आरबीआई के बारे में फुल डिटेल दी जाती है जो आपके एग्जाम में आने की ताकत रखती है। उस दिशा में कुछ बातें हमारे सामने आई है जो आपको वहां पर वैल्यू एडेड करनी है, अपडेट करनी है। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि आरबीआई के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन समय की कमी के कारण मैं इसको एक संक्षिप्त रूप में लेके चलूंगा। जो बच्चे आरबीआई कर चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वो जानते हैं कि किस तरीके से इसमें कितना समय लगता है और क्वेश्चन के माध्यम से उसको किया जाता है अपडेटेड रूप में। यहां पर मैं आज की बात करूंगा तो हमारे सामने न्यूज आई है कि आरबीआई ने ये कहा है कि जो अगला फाइनेंशियल आएगा वर्ष 2027-28 की शुरुआत में पॉलीमर नोट चलन में आ जाएंगे। पॉलीमर नोट, ये जो पॉलीमर नोट है ये क्या है? पॉलीमर का मतलब होता है प्लास्टिक, बहुलक। एक तरीके से बहुलक होता है, हालांकि बहुलक रबड़ भी होता है और बहुलक प्लास्टिक भी होता है, बहुलक रेसे भी होते हैं। तो यहां पर जो चलन में आप नाम देखते हो वो प्लास्टिक के नोट आ जाएंगे। उसके स्थान पर आपको ध्यान रखना है ऑफिशियली जो नेम है वो पॉलीमर नोट है। तो पॉलीमर नोट आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। प्लास्टिक के नोट एक बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि पॉलीमर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। यहां मैं ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि याद कीजिए, आपको पॉलीमर का एक चार्ट बनवाया जाता है जिसमें आपको रबड़ के बारे में, प्लास्टिक के बारे में और रेसों के बारे में बताया जाता है। याद कीजिए नायलॉन 66, याद कीजिए लाख के बारे में आपको बताया जाता है, याद कीजिए रेयॉन के बारे में आपको बताया जाता है, कॉटन है, रेशम है, इसके बारे में आपको बताया जाता है। तो वो अब आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पॉलीमर पर क्वेश्चन आने के पूरे चांस बन जाते हैं। मैं यहां सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप उस टॉपिक को निकाल कर देख लें, एक बार उसको रिवाइज कर लें कि रेसे क्या होते हैं, रबड़ क्या है और ये जो प्लास्टिक है ये क्या है और उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए, बस उतना ही ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, यहां अब आपकी जो सोच है आरबीआई पर डिपेंड हो जानी चाहिए। आरबीआई आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो। इसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का रिजर्व बैंक कहते हैं इसको। इसका जो निक नेम है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक। ये कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935, याद कीजिए। रॉयल कमीशन, शाही आयोग, हिल्टन यंग योजना के तहत आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आपको करवाया जाता है। जो भी बच्चे लिखना चाहे यहां लिख सकते हैं वो। और इसका जो हेड ऑफिस है ये मुंबई के अंदर है और मुंबई से पहले जो है कोलकाता में हुआ करता था। इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, ये बहुत बार आता है आपके, इसको लगा दीजिए, कितने भी एम लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार आता है। ये किया गया था आपका 1 जनवरी 1949। नेशनलाइजेशन का मतलब ये था कि ब्रिटेन ने जो इस बैंक में पूंजी लगाई थी उसे भारत ने वापस लौटा दी थी। इसका अर्थ ये निकलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यदि इसमें हम संगठन की बात करें तो इसके अंदर आरबीआई का गवर्नर होता है और इसके अलावा यदि हम कहें तो डिप्टी गवर्नर होते हैं, वो 4 होते हैं इसके अंदर।
इसके अलावा 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 10 अर्थशास्त्री होते हैं और जो भी रीजनल ऑफिस होते हैं इसके, उनके हेड इसके अंदर शामिल होते हैं। तो वो सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। आपको जनरल जीके में सारी बता दी जाती है। आपको बताया जाता है कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर है सर ऑसबर्न स्मिथ, और जो प्रथम भारतीय गवर्नर ये सीडी देशमुख, इनके बारे में आपको बताया जाता है। एक चीज और बताई जाती है आपको कि भारत के वे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो आरबीआई के गवर्नर रहे हुए हैं। मैं यहां पर डायरेक्ट आ रहा हूं वर्तमान गवर्नर, आपको ध्यान रखना है इस पर। वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर जो है ये है आपके संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बिल्कुल भी गड़बड़ी मत कर देना। और ये आरबीआई के 26वें गवर्नर है, 26वें गवर्नर है। विशेष रूप से राजस्थान के बच्चे ये ध्यान रखें कि इनका संबंध जो है बीकानेर राजस्थान से है। बीकानेर राजस्थान से ये संबंधित है, ये ध्यान रखना। अरविंद पनगडिया जी का संबंध जोधपुर से है, वो भी क्वेश्चन खूब आता है, चाहे वो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में पूछ ले, चाहे वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूछ ले, दोनों स्थितियों में वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। तो संजय मल्होत्रा, इनका संबंध बीकानेर से है और ये आरबीआई के 26वें गवर्नर है, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए, अब जो नोटों के संबंध में मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो नोट है अब इंपॉर्टेंट हो गए। सिक्कों का भी अपना एक महत्व होता है, लेकिन आपको वहां पर करवा दिया जाता है निर्गमन और नियंत्रण व्यवस्था। निर्गमन का मतलब होता है इश्यूड, इश्यूड, निर्गमन का मतलब इशू, इशू कौन करता है, नियंत्रण मतलब कंट्रोल कौन करता है। इन दोनों शब्दों को ढंग से समझ लेना। जैसे प्रकार, 1 रुपए का नोट, ध्यान से समझना इस बात को, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का सिक्का और छोटे सिक्के। 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए का सिक्का है और छोटे सिक्के मतलब 1 रुपए से नीचे के ये, और फिर इसके अलावा जो भी बच गए, चाहे नोट हो चाहे सिक्के हो, वो जैसे 2 रुपए का नोट हो गया, 5 रुपए का नोट हो गया, 10 रुपए का नोट हो गया, 500 रुपए का नोट हो गया, वो सिक्के भी इसके बाद में आएंगे। अब निर्गमन कौन करता है, इशू कौन करता है ये, तो 1 रुपए के नोट और 1 रुपए का सिक्का जो है, छोटे सिक्के, ये भारत सरकार इशू करती है, ध्यान रखना, भारत सरकार। आप ऐसे करना, 1 रुपए का नोट निकाल लेना, यदि नहीं है तो गूगल पे सर्च कर लेना 1 रुपए का नोट। उसके ऊपरी ऊपर जब आप देखोगे तो आपके ऊपरी ऊपर ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको 1 रुपए के, और किसी नोट पर नहीं मिलेगा आपको। तो इसको इशूड जो करता है भारत सरकार, और अन्य जितने भी नोट और सिक्के हैं इन्हें आरबीआई इशूड करता है। लेकिन जो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है, ये दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो 1 रुपए का नोट हो, सिक्का हो, छोटे सिक्के हो और अन्य सभी नोट व सिक्के हो, कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई के पास होती है। मैं आपको क्लियर कर दूं, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का सिक्का और इससे कम मूल्य के सिक्कों को इशू करने का अधिकार, निर्गमन करने का अधिकार भारत सरकार के पास होता है। ये अब आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं, पहले भी आते रहे हैं लेकिन अब इनको आने का वेटेज मिल गया, आप ऐसे समझ सकते हो, अब इनको आने का एक कारण मिल गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी जो आपके एग्जाम होंगे इसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन की झलकियां मिल जाएगी, जो आपको इस क्लास के अंदर पूरी तरीके से मिल जाएगी। और जनरल जीके में जो आपको बताया गया उसको बिल्कुल भी मत भूल जाना। आइए, अब इसके बाद कितनी राशि रखनी होती है, आरबीआई एक पद्धति अपनाता है, न्यूनतम आरक्षित निधि पद्धति। आरबीआई की एक पद्धति होती है न्यूनतम आरक्षित
निधि पद्धति, ठीक है ना। कई बार इसको न्यूनतम आरक्षित पद्धति भी बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम रिजर्व्ड फंड सिस्टम, या आप इसको सीधा कह सकते हो मिनिमम रिजर्व्ड सिस्टम। ये जो लागू हुई थी ये 1957 में लागू हुई थी। जो बच्चे इकोनॉमिक्स कर चुके हैं वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हम कितनी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। अब इसमें यह बताया गया है कि आरबीआई को न्यूनतम कितनी राशि रखनी पड़ती है। तो आरबीआई को जो कम से कम राशि रखनी पड़ती है अपने पास में, जैसे आप बैंक में खाता खुलाते हो तो आपको कम से कम राशि रखनी पड़ती है ना, नहीं तो आप आपका क्या कहते हैं उसको पेनल्टी लग जाती है उसकी। वैसे ही आरबीआई को इतने पैसे तो अपने पास रखने पड़ेंगे। वो कितने हैं? 200 करोड़। मतलब आरबीआई को अपने पास 200 करोड़ रुपए रखने आवश्यक है। उसमें भी क्या शर्त है? 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड, और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। विदेशी मुद्रा का मतलब यहां पर क्या है? डॉलर, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो टेबल मैंने आपके सामने बनाई है, ये इस पे जितने भी एम लगा दो उतने ही कम है। ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे याद करेंगे, लेकिन बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां जो नोट है उनके मूल्य लिखे हैं। भाई नोट कौन से? मैंने उन नोटों को लिया है जो नए हैं, ठीक है ना। जैसे 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 200 का है, 500 है, ये नए आए हैं अभी, ठीक है ना। ऐसे तो 5 रुपए का भी नोट आता है, 2 रुपए का भी नोट होता है, नए है। एक तो हमें ये बात करना है कि इस पर चित्र किसका बना हुआ है। बहुत बार आता है ये, बहुत बार आता है। और इसका रंग कैसा है ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। एसएससी और रेलवे के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें, ये भी आया हुआ है। और मजेदार बात बताऊं, आप एसएससी के पुराने पेपर उठा के देख लो, रेलवे के पुराने पेपर उठा के देख लो, साइज तक पूछा गया है, साइज तक पूछा गया है। तो जो 10 रुपए का नोट है, इस पर जो सिंबल बना हुआ है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ओडिशा में है। कई बार तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है, कौन से राज्य में, यही पूछ लेते हैं। तो ये ओडिशा के अंदर है। ये 10 रुपए के नोट पर बना हुआ है, चॉकलेटी ब्राउन है। अब 10 रुपए का नोट गूगल पे डाल के देख लेना। वैसे तो आप खूब मालदार हो, लेकिन फिर भी ना हो तो गूगल पे 10 रुपए का नोट डाल के देख लेना, आपको चॉकलेटी ब्राउन ध्यान रह जाएगा। इसका जो साइज है 63 इंटू 123, 163 इंटू 123 mm। इनमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, मैं एक बार और बात कर लूंगा। 20 रुपए का नोट है, इस पर एलोरा की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में है ये, और हरा पीला रंग है, लेमन कलर का होता है, आप देख सकते हो इसको। तो एक बार देखना पड़ेगा, ये जहमत उठानी पड़ेगी तभी पता लगेगा। 50, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हम्पी फ्लोरोसेंट ब्लू है, 50 रुपए के, हम्पी कर्नाटक में है, और इसकी जो साइज है 66 इंटू 135 mm, और 20 रुपए की जो साइज है 63 इंटू 129 mm। अब 123 और 129 में थोड़ा सा ही फर्क है, 10 और 20 में आप मान के चलो 4 का ही फर्क है, 4 mm का ही फर्क है। 100 रुपए का नोट, रानी की वाव, गुजरात में है, सरस्वती नदी के किनारे। एक बार यही पूछ लिया था ये किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे है। ये बैंगनी कलर का है। 100 रुपए का नोट तो पहचान ही जाओगे, वायलेट कलर। 66 इंटू 142 mm, 142 mm। 200 रुपए, सांची का स्तूप है, ये बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बहुत बार, मैं इंपोर्टेंट में से ही मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं। ये भी आप याद कर लोगे ना तो भी आप कम से कम ऑप्शन काटने की टेक्निक के आधार पर ही कर दोगे। इसमें से यदि आपके 2-3 भी याद हो गए ना तो भी आप बढ़िया कर लोगे। चमकीला पीला है, 66 इंटू 146 mm इसकी साइज है। 500 रुपए का नोट, लाल किला बना हुआ है, दिल्ली में है, स्टोन ग्रे, ठीक है ना। 66 इंटू 150 mm। ये टेबल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। क्लियर? चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, ध्यान से समझना।
क्वेश्चन को पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा नोट जारी करने के लिए वर्तमान में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ए, आनुपातिक संचय प्रणाली, प्रोपोर्शनल सिस्टम, प्रोपोर्शनल स्टोरेज सिस्टम। बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व्ड सिस्टम। निश्चित दीप्ति प्रणाली, फिक्स्ड सिस्टम। डी, अधिकतम सीमा प्रणाली, मैक्सिमम लिमिट सिस्टम। ये है इसके अंदर। तो आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली इसका आंसर होगा, जिसके तहत आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए रखने होते हैं, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए का आपका विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, डॉलर में होना चाहिए। ये जो एग्जाम में आया हुआ है, देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये। आरपीएससी आरएएस प्रीलिम्स 2013 2016, 2013 में और 2016 में दोनों में आया हुआ है। आप खुद सोच लीजिए आप, कितना आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। और तो और आगे देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर। इसीलिए बेटा आपको कहता हूं कि जो इंस्टाग्राम पर आपको भेजा जाता है उसको आप ढंग से देखा करो, वो आत्मा है, ध्यान रखना। और ये 5 बजे वाली क्लास है ना, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। यहां आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि मेरी बात मान सकते हो तो कोशिश करना मानने का। आपका गुरु हूं, टीचर हूं, कह रहा हूं। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कम से कम व्हाट्सएप स्टेटस तो लगा लो। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे स्टूडेंट जो है, 1 या 2 को छोड़कर कोई अपना व्हाट्सएप स्टेटस तक नहीं लगाता है। इतने ग्रुप से जुड़े हुए, लेकिन किसी ग्रुप में इसको सेंड करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तो ऐसा क्यों, किस लिए? हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए। हम आपको मोटिवेट करते हैं, आप जब असफल होते हो तो हम मोटिवेट करते हैं। तो एक उम्मीद हम आपसे भी करते हैं, लेकिन सिर्फ आपको मैं ये कह रहा हूं, आपकी यदि चेतना जागे, आत्मा जागे, आपको लगे ऐसा करना चाहिए तो ही करना, नहीं तो मत करना। ये भी अंडरलाइन रखना, आपको लगे ऐसा करना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई अपने पास न्यूनतम कितना कोष रखना अनिवार्य है, मतलब कितना फंड रख सकता है, कितना धन रख सकता है, कितना पैसा रख सकता है? 100 करोड़, बी 115 करोड़, सी 200 करोड़, डी 500 करोड़। अब देखो ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है? आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014 में कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा, इसी को रिपीट किया। आरपीएससी सब इंस्पेक्टर 2021, ये 2021 वही है जो आउट हो गई थी, दोबारा हो रहा है ना उसका पेपर, वो है ये, ठीक है ना ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 करोड़। आगे इसको डिवाइड करोगे तो 115 करोड़ गोल्ड के रूप में होने चाहिए और 85 करोड़ डॉलर के रूप में होने चाहिए। नेक्स्ट आइए पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से और दिमाग में लाइए कि भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए, आरबीआई का गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। बी, वित्त सचिव है, वित्त मंत्रालय के तहत आता है, भारत सरकार। भारत का राष्ट्रपति है और मुख्य आर्थिक सलाहकार। क्या विचार कर सकते हो आप इसके अंदर, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 20 का आंसर होगा, 20 का आंसर होगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट प्रेजेंट में जो है, वर्तमान में जो वित्त सचिव है, श्री वी वुलनाम, श्री वी वुलनाम, ये वर्तमान वित्त सचिव है। आरबीआई के गवर्नर के बारे में आपको बता दिया, संजय मल्होत्रा जी हैं। भारत के राष्ट्रपति जरूरत है क्या? द्रौपदी मुर्मू जी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये है वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन, 2027 तक इनका कार्यकाल है। तो वी अनंत
नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोलते हैं इसको। जो इकोनॉमिक सर्वे जारी होता है वो ये जारी करते हैं, ठीक है ना। अब देख लो, ये इस एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन से एग्जाम में आया हुआ है ये। RSSB पटवारी 2021, पटवारी 2021 में आया हुआ है। RSSB CET के अंदर आया हुआ है 2023 के अंदर। RPSC LDC 2018 में, 2000 पटवारी 2021, CET 2023 और LDC 2018 इसमें आया हुआ है। अब आप खुद सोच लीजिए कि आप क्लास में सीख क्या रहे हो और कितनी महत्वपूर्ण चीजें आपको पता लग रही है। बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। और साथ साथ ये जो कुछ लघु लगाए जाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा, डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट खाते से 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति पर क्या तात्कालिक प्रभाव पड़ेगा। ये तात्कालिक शब्द पूरे क्वेश्चन को बदल देता है। याद कीजिए, आपको मैं जो जनरल जीके की क्लास जब इकोनॉमिक्स की चलती है M1, M2, M3 इसके बारे में बताता हूं, याद कीजिए, वहां से उठाइए क्वेश्चन। मुद्रा आपूर्ति याद कीजिए, उसके M1 के बारे में नगद जमा वो सब चीजें बताई जाती है। याद आया, डायग्राम बना के आपको बताया जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट ध्यान रखें, वही है ये आपके एग्जाम में आया, यूपीएससी IAS प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ है। यह 1 लाख से घट जाएगी। खाते से यदि एक नगद राशि निकालते हैं, आपने जो अपना खाता बनाया उसमें से 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति पर तात्कालिक क्या प्रभाव पड़ेगा। 1 लाख घट जाएगी, 1 लाख से बढ़ जाएगी, कुल मुद्रा आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, यह बैंक दर पर निर्भर करेगा। देखिए, तात्कालिक रूप से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मार्केट में जाएगा रुपया तब प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मुद्रा अपरिवर्तित रहेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, 5वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस वर्ष न्यूनतम आरक्षित प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया गया। वर्ष 1935 में, बी वर्ष 1949 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1969 में। ये जो आपके क्वेश्चन आया हुआ है, RPSC EORO का एग्जाम हुआ था 2023 में और RSSB जूनियर अकाउंटेंट 2016 के अंदर, 2 एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1957। पहले ही आपको थ्योरी में बता दिया था मैंने। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, नोट निर्गमन, निर्गमन मतलब इश्यूड, और छपाई, छपाई मतलब प्रिंटिंग केंद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद कीजिए, नोटों का निर्गमन जब आपको करवाया जाता है तो नोट प्रेस के नाम से एक आपको चार्ट बनवाया जाता है, नोट प्रेस के नाम से। वहां आपको बताया जाता है कि डाक टिकट कहां छपते हैं, पासपोर्ट कहां छपता है, आपकी जो चेक बुक है वो कहां छपती है, नोट कहां छपते हैं। इसके अलावा नोटों की शाई के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा नोटों के कागज के बारे में बताया जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट मुद्रा व जो मुद्रा प्रणाली है वहां पर जाके इस लेक्चर को देख सकते हो आप, वहां मिल जाएगा आपको। ये कंटेंट में जाके देख लेना, सबके पास मैंने सबको ऑनलाइन दे रखा है, आप वहां देख सकते हो उसको देखिए, अनलिमिटेड है, अब कितनी बारी देख सकते हो आप, उसको देखो, फिर आपको पता लगेगा कि ये जो इतने सारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये आप इजी वे में करते जाओगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा। बस पढ़िए और रिवाइज कीजिए, इतना ही काम है। क्या पढ़ना है ये मेरी जिम्मेदारी है, उसकी टेंशन मत रखिए। तो क्या विचार करने के लिए कह रहा है ये, 2 रुपए या अधिक मूल्य के नोट जारी करने का एकाधिकार RBI के पास है। अभी पढ़ा है, इसका मतलब ये कथन तो सही है, ठीक है ना, ये तो सही है, मतलब एक सही है। तो इसमें जो एक आएगा वो इसका आंसर होगा, तो इसमें एक नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता। नासिक और देवास प्रेस भारत सरकार के उपक्रम के अधीन है, SPMCIL, पूरा नाम बताया हुआ है आपको SPMCIL का, तो इसके अधीन है, बिल्कुल सही है। मैसूर और साल्बोनी प्रेस RBI की सहायक कंपनी BRBNMPL द्वारा संचालित है।
ये भी सही है। याद कीजिए, जहाँ नोट प्रेस बताया जाता है उसके नीचे ये चारों नाम आते हैं: नासिक, महाराष्ट्र, देवास, मध्य प्रदेश, मैसूर, कर्नाटक, सालबोनी, आपका ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल में है सालबोनी। तो इसके तीनों सही है, ये 1, 2 और 3 तीनों सही है। ये जो क्वेश्चन आपके आया हुआ है, देखिए किस में आया हुआ है, आरपीएससी आरएएस प्रीलिम्स 2018, आरएएस प्रीलिम्स 2018 के अंदर। अब देखिए, ये जो आरएएस प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को उठाया कहां से गया है, ये देखो, यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2015, मतलब 2015 में जो क्वेश्चन आया था उसको हूबहू 2018 में आरएएस वालों ने ले लिया। अब आप सोचिए कि आपको जो जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे बताया जाता है उससे इसकी तुलना करके देख लीजिए आप। क्या पता कौन सी बात आपको लक्ष्य दिला दे, क्या पता कौन सी बात। इसलिए मिस मत करो किसी भी चीज को, ध्यान से तसल्ली से पढ़िए। जीके में कोई समस्या नहीं आने दूंगा, प्रॉमिस करता हूं, लेकिन शर्तें यही है कि आपको इसको बहुत सही तरीके से करना है और फॉलो करना है ढंग से, तभी बात बनेगी। तो इजाजत चाहूंगा, आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।